कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं जियांग घर पर आता है। तब उसे झेंग और बच्चों की याद आने लगती है क्योंकि आज वो घर पर नहीं थे। इस तरह घर खाली सा लगने लगा था। खैर अगली सुबह झेंग ऑफिस जाती है। जिम्मेदारी से अपने काम को वो कर रही होती है। तभी जियांग दादाजी के साथ यहाँ पर आ जाता है। दादाजी झेंग को इस तरह काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। ये देखकर जियांग कहता है कि ये वही लापरवाह सी लड़की है जिसने हमारे बैंड को जला दिया था और बहुत से बुरे काम किया करती थी, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद सारी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है। जियांग अनजाने में दादा से झेंग की ये तारीफें तो कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं समझ सका कि दादाजी जियांग के दिल का हाल अब जान चुके हैं। हालांकि इस सच्चाई से खुद जियांग भी अनजान होता है। वो तो हमेशा से ब्रह्मचारी जीवन यापन करना चाहता था, लेकिन फिर क्यों वो झेंग को देखकर हंसने लगा था। दादाजी ये देखकर अब पूरी तरह से समझ चुके होते हैं कि ये लड़का झेंग के इश्क में लिप्त हो चुका है। अब झेंग एक लेडी के साथ सफाई करने के लिए हाईली के ऑफिस में पहुंच जाती है। तभी वो दूसरी लेडी के बाल्टी से पानी गिर जाता है और बोर्ड पर जा लगता है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। झेंग बड़ी ही समझदारी से लैपटॉप को ऑफ करने लगती है। तभी हाईली यहाँ पर आ जाती है। वो छोटी सी बात को बड़ी बात बनाते हुए झेंग को जॉब से ही निकाल देती है। हालांकि जुनू चाहता था कि एक बार उसे वो माफी दे दे, लेकिन हाईली का रूल बड़ा ही सख्त होता है और झेंग भी शॉर्ट सर्किट का सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है, क्योंकि वो दूसरी लेडी जो जॉब पर थी उसे जॉब की ज्यादा जरूरत थी। झेंग इस तरह उसकी मदद कर देती है और खुद के लिए सोचती है कि वो तो यंग है, दूसरी जगह भी उसे जॉब मिल सकती है। अब झेंग निराशा के साथ घर पर लौट आती है और बच्चों को बताती है कि उसकी जॉब जा चुकी है, अब तो इस घर से उसे निकलना पड़ेगा। बच्चे ये सुनकर सैड हो जाते हैं। वैसे अब तो वो भी इन गमों के आदी बन चुके थे। दूसरी तरफ जुनू हाईली के ऑफिस में फुटेज देख रहा होता है और ये जान जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट झेंग ने नहीं बल्कि उस लेडी ने किया है। अब वो उस लेडी को बुला लेता है, जिससे पता चलता है कि झेंग ने खुद पर इल्जाम इसलिए ले लिया जिससे कि उस लेडी को जॉब से ना निकाला जाए। जुनू को झेंग का ये काम बड़ा ही प्यारा लगता है। अब वो झेंग के सच्चाई हाईली के सामने लाने की बात सोचने लगता है। तभी टोटो जियांग के घर पर पहुंच जाता है और बताता है कि अब हमारा घर फिर से हमसे छीन लिया जाएगा क्योंकि बहन की जॉब छूट गई है। क्या हम आपके घर रह सकते हैं? ये सुनकर वो झेंग के पास चला जाता है और सारी बातें पूछने लगता है। वैसे इन दोनों के बीच हमेशा से ही तकरार हुआ करती है, बस बात जब हेल्प की आती है तब दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प देने में पीछे नहीं हटते हैं। अब झेंग ऑफिस में हुए सारी ही बातों को जियांग से बताने लगती है और कह भी देती है कि इसमें हमारी गलती नहीं थी, बल्कि हमने उस लेडी को बचाने के लिए इल्जाम खुद पर ले लिया। ये सुनकर जियांग उस पर टोन करता है कि खुद तो रहने के लिए मोहताज हो, ऐसे में भी रानी बनी फिर रही हो। तुम्हें इस वक्त तो खुद की मदद करनी चाहिए थी, न कि उस लेडी की। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता था, सिवा ठीक करने के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब वो हाईली के पास जाता है। इस वक्त हाईली अपने दादाजी के पास होती है। वो कहता है कि झेंग को जॉब से तुमने क्यों निकाला है? ये सुनकर हाईली कहने लगती है कि उसने रूल के खिलाफ जाकर हमारे कंप्यूटर को टच कर लिया और बहुत सारे काम को खराब कर दिया और हमारी फाइलों का भी बहुत ही नुकसान हुआ है। कई सारी मीटिंग भी उसकी वजह से ही खराब हो गई क्योंकि कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। जिस पर जियांग कहता है कि ये सब उस दूसरी लेडी की प्रॉब्लम है, झेंग की नहीं है, लेकिन तुमने तो झेंग से पुरानी दुश्मनी निकालनी होती है, इसी वजह से बिना कुछ सोचे समझे उसे जॉब से हटा दिया। इस तरह इन दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगती हैं। तभी दादाजी जियांग को साइड में ले आते हैं और उसे बात करने लगते हैं। साथ ही कहते हैं कि झेंग को दोबारा से जॉब पर रखा जाएगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। ये कहते हुए वो जियांग से इशारों में कहते हैं कि वो कंपनी की कुछ जिम्मेदारी को समझे और हाईली के साथ रहना शुरू कर दे, जिस पर जियांग साफ ही मना कर देता है कि वो ना ही कंपनी में काम कर सकता है और ना ही हाईली के करीब हो सकता है। वो तो बस उसे अपनी एक बहन की तरह ही मानता है। ये सब हाईली दीवार के पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। उसे जियांग की ये बातें बहुत ही बुरी लगती है। अब अगली सुबह हाईली जिम में होती है, बेवजह पसीने बहा रही होती है। तभी जुनहो उसके पास आता है, कहने लगता है कि वो परेशान क्यों है, जिस पर हाईली कोई भी जवाब नहीं देती। फिर कहता है कि झेंग की कोई भी गलती नहीं थी, उस दूसरी लेडी की गलती थी, अब तुम उसे जॉब से नहीं निकाल सकती हो। जिस पर हाईली कहती है कि उसे हमने जॉब पर रख लिया है, उसे
उसे कल ही बुला लो। ये कहते हुए उसके पास से चली जाती है। इधर झेंग बच्चों के साथ मिलकर बैग पैक कर रही होती है कि तभी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें जॉब पर दोबारा से रख लिया गया है। यह सुनकर झेंग बड़ी ही खुश हो जाती है और बच्चे भी झेंग की खुशी में खुश हो जाते हैं। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है जिसके पास हाइली आती है। आज वो फिर से जियांग से शादी की बात करती है क्योंकि झेंग की नजदीकियां जियांग के साथ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जियांग साफ लफ्जों में कह देता है कि तुमको मैं अपनी बहन से ज्यादा कुछ भी नहीं मानता। तुमको प्यार करने वाला अगर पुरुष चाहिए तो जुनहो के साथ जिंदगी जीना शुरू कर दो और मेरा हाथ तुम्हारे सर पर एक भाई की तरह हमेशा ही बना रहेगा। इस बात से हाइली और जियांग के बीच झगड़े होने लगते हैं। अब हाइली कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ भाई के रिश्ते में रह सकते हैं, साथ में खाने और घूमने तो जा सकते हैं, जिस पर जियांग राजी हो जाता है। इस तरह वो खुशी से अगले दिन कंपनी में चली जाती है। तभी झेंग भी कंपनी में आकर जुनहो को टिफिन दे रही होती है और कहती है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, बस यही सोचते हुए ये गिफ्ट आपके लिए ले आई हूं। ये कहते हुए जुनहो को खिलाने लगती है। अब ये रोमांटिक सीन हाइली आकर देख लेती है और वो जुनहो पर गुस्सा करने लगती है। अब हाइली को गुस्से में देखकर झेंग को वो फौरन ही यहाँ से भेज देता है और हाइली के पीछे जाने लगता है और उसे मनाने लगता है। अब जुनहो हाइली के शक से बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि वो झेंग के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने लगी थी, न कि जुनहो झेंग की सिर्फ साफ दिल से मदद कर रहा होता है। अब वो यही सारी बात हाइली से कहने लगता है। तब ये झेंग को हमें दिखाया जाता है। वो अपने घर पर आती है, तब देखती है कि बच्चे किचन में मैगी बना रहे हैं क्योंकि कुनियान घर पर नहीं होता है। वजह ये होती है कि कुनियान बहन की मेहनत और घर की गरीबी को देखकर होरू के फादर के पास काम करने गया होता है। हालांकि वो उसे काम पर नहीं रख रहे थे, लेकिन कुनियान के बहुत कहने के बाद वो उसे काम पर रख लेते हैं। लेकिन ये बात कुनियान ने अपनी बहन को नहीं बताया था। तभी कुनियान भी घर पर आ जाता है। अब बहन कुनियान से बिना कुछ पूछे ही उसे मारने लगती है। मारने के बाद पूछती है कि तुम कहाँ पर गए हो। तभी झेंग कुनियान के गंदे हालात को देखकर समझ भी जाती है कि वो काम पर गया था। उसे मारने के बाद उसे बहुत ही दुख होता है। वो कुनियान को गले से लगा लेती है, फिर उसे मना करती है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर को संभालो और पढ़ाई करो। कुनियान बहन की बात को मान जाता है, फिर बच्चों के साथ मार्केट से लाया हुआ खाना एंजॉय करने लगता है। अब अगली सुबह झेंग मूड फ्रेश करने के लिए बाहर गई होती है। तभी हाइली और जियांग उसे देख लेती हैं। हाइली जियांग की नजर में अच्छा बनने के लिए झेंग से बहुत प्यार से बात करती है। फिर जियांग से कहती है कि हमें झेंग के भाई बहन के लिए कुछ खाने का सामान लेकर उसके घर पर चलना चाहिए। जियांग को हाइली का ये रूप बहुत ही अच्छा लगता है। वो अगले पल ही सामान लेकर झेंग के घर पर पहुंच जाता है। झेंग हाइली को देखकर बड़ी ही खुश होती है और बच्चे हैं कि हाइली को तंग करने लगते हैं। हाइली खुद पर काबू करते हुए कुछ देर तो वहाँ पर ठहरती है, फिर जियांग के साथ घर पर आ जाती है। जियांग के जाने के बाद दादाजी से कहने लगती है कि उसका जियांग के साथ काफी अच्छा रिश्ता बन चुका है। इस बात को सुनकर दादाजी बड़े खुश होते हैं। अब अगली सुबह हाइली हैप्पी मूड के साथ कंपनी में जाती है। फिर जुनहो उसे रेस्टोरेंट लेकर चला जाता है। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जुनहो के बहुत कहने के बाद वो मान गई थी। अब जुनहो कुछ देर इधर उधर की बात करता है, फिर जुनहो कह देता है कि वो हाइली से बहुत प्यार करता है और जीवन भर उसके साथ रहना चाहता है। ये कहते हुए उसे रिंग पहनाने लगता है। हाइली उस रिंग को लेकर कहती है कि इसे डस्टबिन में डाल दो और मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, प्यार तो कभी कर ही नहीं सकती हूँ। ये सुनकर जुनहो फौरन ही रोने लगता है और प्यार की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसके पास से हाइली चली जाती है। अब जुनहो रोते हुए जियांग के बार में चला जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। फिर जियांग के घर के सामने पहुंच जाता है। वहीं पर झेंग भी आई होती है। जुनहो उसके कंधे पर सर टिकाकर फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जैसे कि शराबी किया करते हैं। तभी जियांग दरवाजे को ओपन करता है। वो ये सीन देखकर चौंक जाता है। जल्दी से जुनहो को घर में ले आता है और झेंग से कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम फौरन ही यहाँ से चली जाओ। झेंग जियांग की ये अजीब सी बातें सुनती तो है, लेकिन जाती नहीं है। उसी शाम हाइली भी मीटिंग में होती है। इसमें उसने बहुत ही शराब पी ली थी। अब उसके पास कोई भी ड्राइवर नहीं होता। ऐसे में मीटिंग खत्म होने के बाद वो सड़कों पर धक्के खा रही होती है। फिर जुनहो को कॉल करती है, लेकिन जुनहो उस कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि वो बेहोश होता है और जियांग उसकी कॉल को रिसीव कर लेता है। फिर हाइली प्यार से कई सारी बातें उसे बोलने लगती है, जिसे जियांग सुन रहा होता है। अब कुछ देर के बाद वो हाइली
से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। हाईली कहती है कि मैं बहुत ही नशे में हूँ और घर पर नहीं जा पा रही हूँ, तुम फौरन एक कार लेकर चले आओ। अब ये सुनकर जियांग फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाता है और हाईली को घर पर ले आता है। रात बहुत हो गई थी, वो जियांग के घर पर ही सो जाती है। अब जियांग उसे सुलाकर जुनू के घर पर आ जाता है, सारी कहानी उससे पूछने लगता है। झेंग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद होती है। जियांग उसे दोबारा से यहाँ से भेज देता है। अब दूसरे दिन हाईली फिर से जियांग से मिलती है और कहती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, कंपनी में तुम रह सकते हो। लेकिन जुनू मना कर देता है कि वो रोज रोज उसकी शक्लें देखकर नहीं रह सकता है, पूरी तरह से उसे भुलाना चाहता है, इसलिए कंपनी में वो कभी भी नहीं आएगा। इस तरह इनकी प्रेम कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें झेंग को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के दिए हुए गिटार से बच्चों को लेकर पब्लिक पैलेस में पहुंच जाती है और गाने सुनाने लगती है और तभी वहां पर बारिश होने लगती है। अब सारे बच्चे भीग जाते हैं और भागते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। अब सब लोग एक साथ बाथरूम में चले जाते हैं। ऐसे में झेंग और दो के लिए जगह नहीं होती, इसलिए वो जियांग के घर पर चली जाती है जहां पर वो शावर लेती है और दो को भी शावर दिलाती है। इस बीच जियांग उसकी बहुत सारी हेल्प कर रहा था। अब वो घर पर चली आती है। अब झेंग के आने के बाद जियांग सो जाता है, लेकिन ख्वाब में वो देखता है कि वो दूल्हा बना हुआ है और झेंग दुल्हन बनी हुई है। ये ख्वाब उसे बहुत ही डरा देता है। सुबह उठते ही झेंग दोबारा जब उसके पास आती है तब जियांग कहता है कि अब से दोबारा तुम हमारे पास कभी मत आना, पैसे ले लो और मेरी जान को छोड़ दो। झेंग को उसका ये बदला अंदाज बहुत ही डरा देता है। वो कहने लगती है कि जाने अनजाने भूल चूक में हुई गलतियों को माफ कर दें, लेकिन जियांग उसके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर देता है। हालांकि बाद में झेंग के लिए वो बहुत ही परेशान हो रहा था। अब झेंग घर आती है, देखती है कि कुनकियान सीढ़ियों से गिर चुका है। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। एक बार टोटो से कहती है कि वो जियांग को बुला लाए, लेकिन अगले पल उसे याद आ जाता है, इसलिए वो टोटो को मना कर देती है और खुद ही हालात को संभालने लगती है। झेंग के मना करने के बाद भी टोटो नहीं मानता। वो फौरन जियांग के घर पर पहुंच जाता है और उसे बताने लगता है कुनयान सीढ़ियों से गिर चुका है, उसको लेकर इस वक्त हमारी बहन हॉस्पिटल जा रही है। यह सुनने के बाद भी जियांग टोटो को भेज देता है और कहता है कि तुम सब रोज एक ना एक परेशानी लेकर हमारे पास आ जाते हो, कब तक मैं तुम्हारी परेशानियों को समझूं? जैसी तुम्हारी परेशानी है तुम इसे हल कर सकते हो। टोटो जियांग की यह बात सुनकर रोते हुए यहाँ से चला जाता है। जियांग को उसके जाने के बाद बड़ा ही दुख होता है। वो फौरन ही घर से बाहर निकलता है। तभी जुनू रास्ते में आते हुए टोटो को मिल जाता है। अब टोटो उसे सारी बात बता देता है। अब जुनू टोटो के साथ घर पर चला आता है। झेंग और कुनयान तो हॉस्पिटल में थे, इसलिए जुनू बच्चों के साथ घर में रुका होता है और उन्हें खाना खिलाता है। फिर झेंग को बच्चों की सोते हुए तस्वीर भेज देता है। झेंग जुनू के इस काम से बड़ी ही खुश होती है और कुनयान कहने लगता है कि आप जुनू से शादी कर लें और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।